नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव और जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर, जो कि बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट निस्संतान रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर प्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। थैंक यू। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं आईवीएफ के बारे में, जिसके बारे में हमें जानकारी देंगी डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर। साथ ही अगर आपके भी से जुड़े कुछ सवाल हैं, समस्याएं हैं, तो हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन पर कॉल कर सकते हैं और सीधे अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर प्रिया भावे से। मैम, चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। जिस तरह से आईवीएफ के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जमीनी स्तर पर आईवीएफ को लेकर इतनी जानकारी, जागरूकता नहीं है और आज भी लोग काफी ज्यादा डरते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आईवीएफ की सफलता दर क्या है? जब भी हम कोई भी काम लेते हैं, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि हम इसमें तैयारी तो पूरी करेंगे, पर सफलता इसमें कितनी मिलेगी। जब इलाज की भी बात आती है, हम किसी भी बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें हमारे मन में ये रहता है कि हम अगर उचित इलाज लेंगे, बराबर परहेज़ करेंगे, तो हमें डेफिनेटली बीमारी से निजात मिलेगी, 100% हम इसमें सक्सेसफुल रहेंगे। जब हम आईवीएफ की बात करते हैं तो ये बाकी सारे ट्रीटमेंट से बिल्कुल अलग है। उसका कारण ये है कि यदि हम आईवीएफ की सफलता की बात करें तो सब कुछ सही होने के बाद भी आईवीएफ का सफलता का प्रतिशत जो है वो 30 से 60% के बीच में होता है। रफली मान लें 50% जो है वो सफलता का इसका दर होता है। साथ ही आपसे वजह भी जानना चाहूंगी, अगर 100% किसी चीज़ का सक्सेस रेट ना हो तो कहीं ना कहीं डर रहता है मन में। ऐसा क्यों है कि 100% सक्सेस रेट नहीं है? जी, देखिए, इसके लिए हमें वापस ये समझना पड़ेगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ आखिर है क्या। टेस्ट ट्यूब बेबी कोई बीमारी का इलाज नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम हटाना चाह रहे हों, जैसा कि बाकी इलाजों में होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि एग और स्पर्म को शरीर के बाहर मिलाकर उनका भ्रूण तैयार करना और इस भ्रूण का शुरुआती 3 से 5 दिनों का विकास आईवीएफ लैब के अंदर करना। अब जब हम इस भ्रूण को वापस बच्चेदानी में डालते हैं तो हर भ्रूण में ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो प्रेगनेंसी में तब्दील हो सके या पेशेंट जो है वो कंसीव कर सके। आमतौर पे 2 या 3 भ्रूण डाले जाते हैं और एक मानव भ्रूण का चिपकने का या इम्प्लांट होने का या प्रेगनेंसी में कन्वर्ट करने की चांस की यदि बात करें तो वो 10 से 20% होता है। तो जब हम एक ही भ्रूण डालेंगे तो आईवीएफ की सफलता जो है वो लगभग 20% होगी, 2 डालेंगे तो लगभग 30 से 40% होगी, यदि 3 डालते हैं तो लगभग 40 से 50% होगी। परंतु इंटरेस्टिंग बात यह है कि 3 से अधिक भ्रूण जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किए जाते, क्योंकि इसके बाद सफलता का प्रतिशत प्लेटो होके और कम होने लगता है, गिरने लगता है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो सफलता है ये कहीं ना कहीं इंसान की फर्टिलिटी से संबंधित है। हम जानते हैं कि यदि एक दंपत्ति 1 महीना प्रयत्न करते हैं नेचुरली कंसीव करने के लिए, तो वो फर्टाइल यदि हैं भी तो भी हर दंपत्ति 1 महीने में कंसीव नहीं हो पाता। 1 महीने में कंसीव होने वाले दंपत्तियों का प्रतिशत 10 से 15% होता है, क्योंकि शरीर के अंदर नेचुरली जो एक भ्रूण बनता है उसके चिपकने के चांसेस 10 से 15% ही होते हैं। इसीलिए जब ये प्रक्रिया शरीर के बाहर भी की जाएगी तो सक्सेस रेट नेचुरल जो फर्टिलिटी है उसी से कोरिलेट होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। साथ ही इस बात का भी मैं जिक्र करना चाहूँगी, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस पर डिपेंडेंट होते हैं या सक्सेस रेट को अफेक्ट करते हैं? इस पर विस्तार से जानकारी। देखिए, अब एक ये फैक्ट या तथ्य तो जो है इसे हम झुठला नहीं सकते कि हर आईवीएफ का जो केस है वो सफल नहीं हो सकता। परंतु चूंकि आईवीएफ में सक्सेस रेट 100% नहीं है तो मरीज़ और डॉक्टर दोनों को अपनी तरफ से 200% तैयारी करनी होती है। अब उदाहरण के तौर पे यदि हम समझें कि इस एम्ब्रियो को हम जिसको शरीर के बाहर बना रहे हैं, हम इसका इम्प्लांटेशन पोटेंशियल या प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होने की जो इसकी क्षमता है उसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं। वो हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं कि भ्रूण बनता है एग और स्पर्म से, यानी अंडा और शुक्राणु जब मिलते हैं तो भ्रूण बनता है। यदि अंडे की स्थिति अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, शुक्राणु की स्थिति अच्छी होगी, तो जो इनसे निर्मित भ्रूण होगा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। जब भ्रूण की क्वालिटी अच्छी होगी, उसका इम्प्लांटेशन पोटेंशियल अधिक होगा, तो इस एम्ब्रियो को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें प्रेगनेंसी के चांसेस भी जो है वो अच्छे मिल सकते हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे हम किसी बीज को यदि ज़मीन में डालते हैं, ज़मीन अगर अच्छी है तो थोड़ा कमज़ोर बीज जो है वो भी अंकुरित हो सकता है। इसीलिए जब हम भ्रूण को यूट्रस में डालते हैं
तो यूट्रस की तैयारी, उसकी लाइनिंग, उसकी हेल्थ, उसके अंदर का ब्लड फ्लो, ये सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है सक्सेस के लिए। तो सक्सेस के मुख्यतः 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं: एग की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी और यूट्रस की अंदर की लेयर एंडोमेट्रियम जहाँ पे ये प्रेगनेंसी आएगी उसकी क्वालिटी। साथ ही मैम कई सारे ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जिन पर यूजुअली ध्यान नहीं दिया जाता है। आपने जो प्रोसीजर बताया वो तो है ही एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ आईवीएफ लैब की गुणवत्ता, इस ओर कोई ध्यान नहीं दे सकता, लेकिन कितनी अहम भूमिका ये अदा करता है, ये आपसे समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि भ्रूण का जो शुरुआती विकास है वो भी आईवीएफ में शरीर के बाहर किया जाता है। अब जो मानव भ्रूण है वो एक डेलिकेट सेल है, इसका ग्रोथ शरीर के बाहर कैसी होगी ये डेफिनेटली स्पर्म और एग की क्वालिटी, गुणवत्ता पे तो निर्भर करेगा ही, परंतु लैब में कल्चर एनवायरनमेंट किस तरह का है, हमने किस तरह का कल्चर मीडिया यूज़ किया है, तापमान हमने कितना टाइटली कंट्रोल किया हुआ है, पीएच, ऑस्मोलैलिटी, ये सारे फैक्टर्स किस तरह से हूबहू हमने माँ की कोख जैसा माहौल देके दिया है, इस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है भ्रूण का इम्प्लांटेशन पोटेंशियल या प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होने के चांस पर। इस तथ्य पे अक्सर जो है वो मरीज़ों का भी ध्यान नहीं होता, डॉक्टरों का भी ध्यान नहीं होता, परंतु ये एक बहुत क्रिटिकल स्टेप है, क्योंकि देखिए एग और स्पर्म की गुणवत्ता हम बढ़ाना चाहते हैं, परंतु उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए तो पेशेंट आईवीएफ के लिए आ रहा है। निश्चित। तो यदि हम इस भ्रूण को एक बहुत अच्छे कल्चर वातावरण में शुरुआत का डेवलपमेंट करेंगे तो इसकी जो गुणवत्ता है, इसका इम्प्लांटेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। और उसमें एक जो क्रिटिकल फैक्टर है वो है आईवीएफ लैब की एयर क्वालिटी। इस मामले में भी अधिकतर दंपत्ति बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं। आईवीएफ लैब के अंदर जो एयर है वो बहुत ही अल्ट्रा प्योर एयर होना चाहिए। इसके अंदर हाईली फिल्टर्ड हेपा फिल्टर्स लगे रहते हैं। ये बिल्कुल जिसे कहते हैं स्टराइल एनवायरनमेंट होना चाहिए, किसी भी तरह का इन्फेक्शन, अनस्टेरिलिटी इसके अंदर अलाउड नहीं है। साथ ही पार्टिकल काउंट एक पैरामीटर होता है, यानी कि 1 स्क्वायर फीट एयर में कितने छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स हैं। जितना कम पार्टिकल काउंट रहेगा आईवीएफ लैब के अंदर, उतनी अच्छी लैब की एयर की गुणवत्ता होगी और उतना ही अच्छा उस लैब में डेवलप होने वाला भ्रूण रहेगा। तो ये एक बहुत छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर आमतौर पे पेशेंट्स और डॉक्टर्स दोनों ही इसके बारे में इतने कॉन्शियस नहीं होते हैं। चलिए, निश्चित ही। और आईवीएफ को लेकर अगर आज हम चर्चा करें तो एक बार फिर मैं हमारे कॉलर्स को रिमाइंड करा देना चाहती हूँ कि जिनकी भी समस्या, जिनके भी सवाल इस परेशानी से जुड़े हुए हैं वो कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। और आईवीएफ को लेकर हम चर्चा करें, आपने मैम पूरा प्रोसीजर समझाया। एक बात एक और अहम है कि ग्रामीण इलाकों से जो लोग आते हैं उनको कई बार डॉक्टर्स पर, मेडिकल फैसिलिटीज़ पर कम भरोसा होता है। यूजुअली एक बड़ा प्रॉब्लम है ये। लेकिन किस तरह से आप सही डॉक्टर को चुनकर इस पूरी प्रोसेस को सफलतापूर्वक कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि इसके एंड पॉइंट तक पहुंच सकते हैं? जी बिल्कुल। ये सब देखिए, साइंस का तो बहुत प्रोग्रेस हुई है आईवीएफ के फील्ड में पूरे वर्ल्ड में, परंतु अल्टीमेटली सवाल इस पर ही आता है कि एक सही डॉक्टर और सही क्लिनिक का चुनाव कैसे करें। इसमें मुझे लगता है आईवीएफ में ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी जब बीमारियों में हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो अक्सर इतना समय नहीं होता। जो हमारे सबसे करीब अस्पताल है, जहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर हम चले जाते हैं, क्योंकि उस समय इमरजेंसी स्थिति रहती है। आईवीएफ एक पूरी तरह से इलेक्टिव प्रोसीजर है, यानी कि हम इसे सोच समझ के, सारी चीज़ें प्रॉपरली समझ के और फिर इसे हम लेते हैं। तो चूँकि इसमें इमरजेंसी नहीं है, थोड़ा सा समय दीजिए डॉक्टर के चुनाव में, और इस तरह के डॉक्टर का चुनाव करिए जिसने इस विषय में गुणवत्ता या इस विषय में स्पेशल ट्रेनिंग ली हुई है। कुछ समय पहले तक क्या था कि टेस्ट ट्यूब बेबी या रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, इसके छोटे छोटे कोर्सेज हुआ करते थे। कोई भी डॉक्टर कुछ समय तक इसमें एक ट्रेनिंग लेके और अपना प्रैक्टिस शुरू करता था, परंतु पिछले 10 वर्षों से ये एक सब स्पेशलिटी है। जैसे कि मेडिसिन की सब स्पेशलिटीज़ होती है, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, तो हमारी जो प्रॉब्लम है उसके अनुसार हम सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। उसी प्रकार ऑब्स्टेटिक गायनी यानी कि स्त्री और प्रसूति रोग की भी अब सब स्पेशलिटीज़ हो गई हैं। रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एक सब स्पेशलिटी है, इसमें 2 वर्ष और 3 वर्ष के पाठ्यक्रम अब मेडिकल काउंसिल ने शुरू किए हैं। तो कोशिश करिए कि इस तरह का डॉक्टर चूज़ करिए जिनमें इस विषय में जो है वो विशेष कुछ अनुभव हो, इस तरह की कोई डिग्री हो उनके पास, क्योंकि वो आपकी स्थिति को बहुत बारीकी से जो है वो समझ के इलाज कर पाएंगे। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर की जो आपके साथ कम्युनिकेशन है, जिस तरह से आपका रैपो है। कई बार मरीज़ों को बहुत सारे डाउट्स आते हैं,
तो डॉक्टर के पास इतना समय और इतना इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो आपके सारे सवाल आपको प्रॉपरली समझाए। परंतु बहुत अच्छा डॉक्टर भी यदि आईवीएफ लैब की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है तो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो डॉक्टर के साथ साथ क्लिनिक का भी चुनाव जो है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि डॉक्टर का। निश्चित ही। और एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर मैं जानकारी लेना चाहूँगी, आजकल का रूटीन जो है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो चुका है और जो भी कपल्स आई थिंक आईवीएफ के लिए आते होंगे वो यूजुअली पहले से ही काफ़ी स्ट्रेस में होते होंगे। अगर इसका रिलेशन हम सक्सेस रेट से देखना चाहें तो किस तरह से ये फैक्टर इफेक्ट करता है? देखिए, स्ट्रेस जो है ये आता ही है जब हम आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। उसके दो मुख्य कारण हैं। पहला तो ये कि ये जो ट्रीटमेंट है ये थोड़ा महंगा है। आज भी लगभग 1 से पौने 2 लाख तक का खर्चा एक साइकिल में आता है। सक्सेस रेट सब कुछ हम कर लें, पूरी तैयारी कर लें तो भी 100% नहीं है। यदि किसी का आईवीएफ फेल हो गया तो वो बैक टू स्क्वायर वन, यानी कि वापस वो शुरुआती लाइन पर आ जाता है। फिर से ये पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है। कई बार क्लिनिक जाना पड़ता है, सोनोग्राफीज होती हैं, आपका रूटीन डिस्टर्ब होता है, आपका जो भी प्रोफेशन है उसमें से भी आपको समय निकालना पड़ता है। तो ये सारे फैक्टर्स ही इसे एक स्ट्रेसफुल प्रोसीजर बनाते हैं। स्ट्रेस जो है ये 2 तरह का होता है। पहला यू स्ट्रेस, यानी कि जो अच्छा स्ट्रेस होता है। जब तक हमें किसी बारे में परेशानी नहीं है तो हम डॉक्टर के पास उसके सॉल्यूशन के लिए भी नहीं जाएंगे जी। तो जब तक आपका स्ट्रेस आपको हेल्प कर रहा है ट्रीटमेंट सीख करने में तो ये अच्छा है। परंतु ट्रीटमेंट के ऊपर जब आप हैं, डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस समय यदि आप स्ट्रेस में रहेंगे तो जो नेगेटिव हार्मोन्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के इम्प्लांटेशन को भी अफेक्ट करते हैं। साथ ही स्ट्रेस के कारण पेशेंट्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं ट्रीटमेंट से, यानी कि पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के पहले ही वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि वो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। और ये एक आईवीएफ फेल होने का या सक्सेस नहीं मिलने का बहुत बड़ा रीज़न है। तो स्ट्रेस को हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, पर वो हमें बहुत परेशान नहीं करे और हमें ट्रीटमेंट कंटिन्यूएशन में बाधा नहीं लाए। इस बात का ध्यान हर दंपति को रखना चाहिए। साथ ही इससे आगे मैम क्या स्टेप्स लिए जाते हैं अगर आईवीएफ फेल हो जाता है एक बार, तो आगे फिर कपल को क्या करना चाहिए? देखिए, यदि आईवीएफ फेल होता है तो कपल को आमतौर पर डॉक्टर ये कहते हैं कि आईवीएफ का सक्सेस रेट तो 50% ही है, आप एक बार और कोशिश करिए। परंतु हकीकत ये है कि हर आईवीएफ फेलियर का एक प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, जिसे नेगेटिव एनालिसिस कहते हैं। नेगेटिव एनालिसिस में जो पूरा विभाग है, जिसमें लैब में जो काम करने वाले एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, जो अल्ट्रासाउंड वाले अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हैं, जो क्लिनिशियन हैं, जो सारे डॉक्टर्स हैं, वो सब बैठकर उस केस को एनालाइज करते हैं। उसके बाद ये कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या ऐसी वो चीज़ें थी साइकिल के दौरान जिन्हें अगली बार हम करेक्ट कर सकते हैं और उससे हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट का, जिसे हम फाइन ट्यूनिंग कहते हैं, वो करके और सफलता का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं। अब ये नेगेटिव एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपका आईवीएफ हो रहा है तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स मिले। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अधिकतर कपल्स का आईवीएफ होता है, उन्हें इंजेक्शंस का डोज कितना लगा, कितने दिन लगे, कौन से इंजेक्शंस लगे, फॉलिकल्स का साइज़ क्या था, ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स शेयर नहीं किए जाते, वो लैब अपने पास रख लेते हैं। एम्ब्रियो के पिक्चर्स भी उनके साथ शेयर नहीं किए जाते। होना ये चाहिए कि जब सक्सेस 50% ही है तो सारी जानकारी ओपनली पेशेंट से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान न करे यदि असफल हो जाता है तो ये जानकारी बहुत उपयोगी होगी अगली बार के अटेम्प्ट को बेटर बनाने के लिए। निश्चित ही। मैम, इस प्रोसीजर से जुड़े कई सारे मिथ्स भी हैं, एक एक करके हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेकर एक मिथ है कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स ज़्यादा यूज़ की जाती हैं तो आईवीएफ में कहीं ना कहीं असफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। कितनी सच बात है ये, इससे समझना चाहूँगी। देखिए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी कि गर्भ निरोधक गोलियाँ, तो जाहिर सी बात है कि जो दंपत्ति इनफर्टाइल है वो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए नहीं लेगा, परंतु गर्भ निरोधक दवाइयाँ कुछ केसेस में साइकिल प्रोग्रामिंग के लिए आईवीएफ के केसेस में दी जाती हैं। वो बहुत ही स्पेसिफिक कारण से दी जाती हैं, गर्भ निरोधक के रूप में नहीं दी जाती हैं। तो यदि किसी का आईवीएफ चल रहा है और उसको गर्भ निरोधक गोलियां दी गई हैं तो वो साइकिल प्रोग्रामिंग, यानी आपके साइकिल को प्रॉपरली कंटिन्यू करने के लिए दी गई हैं, उससे आपके आईवीएफ की सक्सेस पर असर नहीं पड़ेगा। दूसरा एक मिथ है गर्भ निरोधक को लेके कि यदि कोई दंपत्ति प्रेगनेंसी नहीं चाहता है और वो गर्भ निरोधक का इस्तेमाल कर लेता है तो ऐसे केसेस में उसे आगे इनफर्टिलिटी हो जाती है। इसमें भी कोई तथ्य नहीं है। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो कहीं भी आपकी फर्टिलिटी को आगे जाके कम नहीं करती। जब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहें आप उन्हें बंद कर सकते हैं, आपकी फर्टिलिटी जो है वो पुनः पूर्ववत हो जाएगी। एक और सवाल मैम, अगर पहला बच्चा कंसीव करने के लिए अगर आईवीएफ का इस्तेमाल किया जाता है और आगे जाकर
ऐसा कहा जाता है यूजुअली कि फिर प्रेगनेंसी में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। क्या ये बात सच है कि अगर फर्स्ट बेबी आईवीएफ से होता है तो आगे जाकर भी इसी मेथड को अपनाना पड़ता है? बिल्कुल। देखिए, आईवीएफ जो प्रोसेस है वो हमारे नेचुरल कंसीव होने के चांसेस को बढ़ाने वाला प्रोसेस है। हर वो दंपत्ति जो कंसीव कर सकता है परंतु उसके चांसेस कम हैं, वो अपने चांसेस बढ़ाने के लिए आईवीएफ का यूज़ कर लेता है। जैसे कि सपोज़ किसी के हस्बैंड अब्रॉड रहते हैं, बहुत कम समय के लिए आते हैं और इस कारण से वो कंसीव नहीं कर पा रहे, तो ऐसे केसेस में आईवीएफ कर लिया जाता है कि जिससे उनके कंसीव होने के चांसेस हम बढ़ा सकें। ऐसे केसेस में यदि पहली बार आईवीएफ प्रेगनेंसी हुई है, इसके बाद में आईवीएफ के बिना भी कंसीव हो सकता है, परंतु कुछ केसेस हैं जिसमें कि अपने आप कंसीव होने के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं, इसीलिए आईवीएफ किया गया है। मान लीजिए किसी महिला की दोनों नसें बंद हैं, या शुक्राणु बहुत ही कमज़ोर हैं, या मान लीजिए नील हैं, या फिर अंडे जो हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, मीनोपॉज की स्थिति बन गई है। अब इन केसेस में चूँकि अपने आप प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती प्राकृतिक तौर पे, इसलिए आईवीएफ लिया गया है। और ये एक रिकरेंट कॉज है, यानी अगली बार भी जब वो कंसिडर करेंगे प्रेगनेंसी तो नसें बंद हैं, शुक्राणु नील हैं, ये प्रॉब्लम यथावत जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी। तो इन दंपत्तियों में फिर से आईवीएफ की आवश्यकता पड़ती है। परंतु कुछ केसेस जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस में हमने कई बार देखा है कि पहली बार प्रेगनेंसी आईवीएफ से हुई, पर प्रेगनेंसी के कारण एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी अपने आप ही कम हो गई और अगली प्रेगनेंसी अपने आप कंसीव हो गई। तो इस तरह के भी सिचुएशंस जो है वो कई बार हमने देखे हैं। साथ ही कुछ देर पहले मैम आपने कॉस्ट का जिक्र किया, आपने बताया किस तरह से आईवीएफ का ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली होता है। क्या इनफर्टिलिटी झेलने वाले कपल के लिए सिर्फ आईवीएफ एक ऑप्शन होता है या फिर कोई और चॉइसेस भी? देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि हम बहुत सारे एड्स देखते हैं आईवीएफ सेंटर्स के बारे में। तो जनमानस में अब एक ये धारणा बनती जा रही है कि इनफर्टिलिटी यानी आईवीएफ, यानी किसी को कंसीव नहीं हो रहा, अब उनका आईवीएफ होगा। हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि यदि 100 दंपत्ति हमारे पास आते हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे, तो उनमें से हार्डली 30% को आईवीएफ की सलाह दी जाती है। 70% बिना आईवीएफ के साधारण ट्रीटमेंट से कंसीव हो सकते हैं। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात है, यूजुअली आजकल लोग काफ़ी लेट शादी करते हैं, उसके बाद कंसीविंग में कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी का सामना उन्हें करना पड़ता है। अगर आज की मॉडर्न सिचुएशन की बात की जाए तो क्या आप एक आई थिंक से कि एक ऐसी प्रॉपर एज जिसमें एक कपल को मैरिड हो जाना चाहिए, उसके बाद उसे कंसीव के लिए ट्राई करना चाहिए? ये भी आज के समाज में और आज के परिवेश में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यदि आप मुझसे वो एक बात पूछे जिसका फर्टिलिटी पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है तो वो है महिला की एज। पुरुष की एज का भी असर है पर वो इतना नहीं है जितना महिला की एज का। तो एक एज बताना तो सही नहीं है, परंतु हाँ, आप 20s में यदि शादी हो जाए और 35 के पहले पहले गर्भधारण हो जाए तो वो बेटर रहता है। परंतु इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारी जो क्रोनोलॉजिकल एज है और हमारी ओवेरियन एज है, यानी हमारी जो उम्र है और हमारी अंडाशय की जो स्थिति है, वो हमेशा साथ साथ नहीं चलती। कुछ महिलाओं के अंडाशय में अंडे बहुत जल्दी कम हो जाते हैं, कुछ महिलाओं की उम्र ज़्यादा होती है परंतु उनकी ओवरी में रिजर्व अच्छा होता है। तो इसीलिए एक ऐसी एज बताना कि इस एज में कंसीव कर लें वरना आईवीएफ करना पड़ेगा, ये तो सही नहीं है। परंतु अर्लियर द बेटर। डेफिनेटली 20 से पहले कंसीव करना सही नहीं है क्योंकि उस समय शरीर जो है वो मैच्योर नहीं होता है। 25 to 30 मेरे हिसाब से एक आइडियल एज है जब चाइल्ड बेयरिंग आपको कंप्लीट करनी चाहिए। किसी कारण से ये संभव नहीं है क्योंकि आजकल शादियां ही काफ़ी लेट 29-30 में होती हैं, तो 35 के पहले पहले जो है वो आपको अवश्य कंसीव कर लेना चाहिए। यदि किसी कारण से किसी की लेट शादी हुई है या वो लेट अब 35 के हो चुके हैं, 35 से ऊपर हो चुके हैं और अब प्लान कर रहे हैं, तो उन्हें ज़्यादा समय नहीं रुकना चाहिए। 5-6 महीने आप नॉर्मल ट्राई करिए। नहीं कंसीव कर पा रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। साथ ही मैम, ऐसे कपल्स हु आर सर्चिंग फॉर आईवीएफ ट्रीटमेंट, उनके लिए क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? किस तरह की फैसिलिटीज़ बंसल हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है और आसानी से एक छत के नीचे किस तरह से वो आईवीएफ ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इनफर्टिलिटी सिर्फ महिलाओं का प्रॉब्लम नहीं है, महिला और पुरुष इसमें बराबर के भागीदार होते हैं। लकीली बंसल हॉस्पिटल में हमारे पास मेल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, वेल इक्विप्ड लैब, सारे हार्मोनल टेस्ट्स, सब कुछ एक छत के अंडर है। और सबसे बड़ी बात जो मैं मानती हूँ कि जब महिला कंसीव हो जाती है आईवीएफ के बाद, उसके बाद भी 9 महीने का जो उसका सफ़र होता है, उसके लिए भी सारी फैसिलिटीज़ एक ही छत के अंदर मौजूद है। क्योंकि आईवीएफ का जो सक्सेस है वो सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं है, वो एक स्वस्थ बच्चा है।
तो कभी यदि किसी के ट्विंस हैं, किसी के जल्दी डिलीवरी हो गई है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा सुसज्जित NICU है, बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। तो जिससे कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्टिलिटी टू फैमिली, यानी कि कंसीव होने से लेके बच्चे की डिलीवरी तक का और उसके आगे का भी जो पूरा समुचित एक पैकेज है वो हम पेशेंट्स को ऑफर कर सकते हैं। बिल्कुल। अंत में अब एक कॉमनली अगर मैं जानना चाहूँ इनफर्टाइल कपल्स या नॉर्मल कपल्स की अगर बात की जाए तो किस तरह की सावधानियाँ पहले से ही बरत सकते हैं जिससे कि इस तरह की सिचुएशन आगे ना आए? इसमें 3 ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात, यदि ऐसी कोई स्थिति है आपके केस में जिसमें कि आगे गर्भधारण में समस्या आ सकती है, जैसे कि आपकी उम्र यदि महिला की 35 वर्ष से अधिक है, अंडाशय की या यूट्रस की कोई सर्जरी हुई है पहले, पुरुषों के केस में यदि उनका वेरिकोसील या कोई भी जेनिटल ऑपरेशन हुआ है, महिला की यदि माहवारी अनियमित है, इन सब चीज़ों से आगे कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। तो आप वेट मत करिए, आप ऐसी स्थिति में डॉक्टर से जाके सलाह लीजिए। दूसरा, यदि आपका सब कुछ नॉर्मल है परंतु जस्ट करियर या सोशल रीज़न से आप प्रेगनेंसी को पोस्टपोन कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि बढ़ती हुई उम्र के साथ फर्टिलिटी कम होती है, तो उचित समय पे कंसीव करें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसी हमारी हेल्थ होगी, जैसी हमारी लाइफस्टाइल होगी, वैसे ही हमारा प्रोजेनी यानी हमारा होने वाला बच्चा होगा। तो स्मोकिंग, अल्कोहल, लेट नाइट्स, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके लिए इवन फर्टिलिटी में प्रॉब्लम कर सकती हैं, तो इनसे आपको बचना चाहिए। चलिए डॉक्टर प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे साथ साझा की है। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो आज डॉक्टर प्रिया भावे से IVF के बारे में हमने तमाम जानकारियां ली हैं। निश्चित रूप से आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए पंचल न्यूज़।